जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 10 है बच्चों आज। जी मोहतरम, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो गलती से आपको घर से करने के लिए दे दिया हो कल, तो आपने किया भी नहीं बच्चों? कोई हिम्मत कोशिश की? अनवर आज तो नहीं वेस्ट कोट माशाल्लाह पहन के आया यार, है ना? अच्छा पुराने, अच्छा चलें जी जी, क्या फरमा रहे हैं? अच्छा जी, लेके कोई नहीं देगा, पापा ही लेके देते होते हैं यार। अच्छा जी बच्चों, हाँ जी क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए, याद है आपको? याद है बच्चों? कोई क्वेश्चन नहीं दिया था तो आप लोगों ने किया क्वेश्चन कल जो क्लास वर्क था? बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जो क्लास वर्क है ये होमवर्क है, लाजमी है, नहीं कर रहे तो मसले वाली बात है, ठीक है जी? हो जाओ यार, इतनी बेइज्जती तो ना करो बेचारे की, उनको कहा वो पढ़ा नहीं हुए, तुम इधर भी भाई नहीं पढ़े हो रहे जी। यार क्यों लेट आ रहे हो, लेट क्यों आ रहे हो भैया, लेट क्यों आ रहे हो हैं? अभी तो तुम कितनी दफा कहा कि रोला डाल दिया करो जी। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर इधर जी बच्चों। आज जो जिस उन्वान पर इसी तरह कहते हैं ना, लब कुशाई का मौका मिला, और वो है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनिंग कॉस्ट ऑफ एन एसेट। ओके बच्चों, डिटर्मिनिंग या डिटरमाइन कहता है जी कॉस्ट कैसे निकलती है एसिड की। अब मेरी बात जरा गौर से सुन लेनी है बच्चों आपने जी। ये हैंडआउट आपके पास है? नहीं है? अच्छा अभी आ जाएंगे आपके पास जी। कहता जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। आर क्या बच्चों? ये अभी आपके पास आ जाएंगे। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी चीज जिसको बिजनेस ने अपने इस्तेमाल के लिए, यानी अपने इस्तेमाल से मुराद ये है जी 1 साल या उससे ज्यादा का अरसा, तो ये बच्चों कोई भी ऐसा एसेट जिसको अपने इस्तेमाल के लिए बिजनेस ने रखा हुआ है, वो बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, कुछ कुछ भी हो सकता है बच्चों। क्या था? डेट आर हेल्ड फॉर यूज फॉर इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये जरा समझिएगा, प्रोडक्शन का मतलब ये है एक बिल्डिंग है उसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? नॉन करंट एसेट है, सही है बच्चों, लैंड नॉन करंट एसेट है। मेरी बात समझे बच्चों? आवाज समझे हैं? अच्छा जी। और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी यानी आप चीजों को क्या करते हैं बच्चों? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप या तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, चीजों को बेच रहे हैं। वो जो चीज है जो आपके पास पड़ी है, वो इस्तेमाल होती है किधर बच्चों? चीज को बेचने में या सर्विसेज प्रोवाइड करने में। मेरी मिसाल समझे बच्चों कि नहीं समझे? समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा जी। कहता और फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर क्या बच्चों? या कहता कोई भी, इसमें एक्सेप्शन है बताता हूं अभी। कहता जी कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने अपने पास रखा है रेंटल्स कमाने के लिए, किस लिए बच्चों? कहता और फॉर एडमिन पर्पस। और फॉर क्या बच्चों? या तो प्रोडक्शन के लिए, या बच्चों रेंट के लिए, और तीसरा है जी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ओके बच्चों, क्या बात समझ आ रही है बच्चों? अगर ये तीन मकासद हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? टेंजिबल एसेट हो जाएगा। और नॉन करंट एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। और कहता है उससे फायदा हमें मिले एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, 1 साल से ज्यादा के अरसे में उसका फायदा फैला हो। ओके बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं बोलो जी? टेंजिबल क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं, सॉरी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इधर तक बात समझ आई बच्चों? अच्छा अब जरा एक बात सुनना, रेंटल टू अदर्स में ना इधर एक्सेप्शन है, क्या है बच्चों? एक्सेप्शन, दो चीजें एक्सेप्शन में आएंगी, लैंड, बल्कि नहीं एक ही करते हैं, प्रॉपर्टी। क्या बच्चों? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग। कहता अगर आपने लैंड या बिल्डिंग इस मकसद के लिए बच्चों अपने पास रखी कि उससे रेंटल्स कमाएंगे, क्या करेंगे बच्चों? तो कहता ये फिर क्या है? ये है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड है बच्चों वो है IAS 16। IAS, भाई लेट क्यों आ रही हो तीनों? कैंटीन पे क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ जल्दी।
कल से लेट हुए तो बच्चों क्लास में खड़े रहोगे जी। बच्चों इधर देखो, इधर IS 16, ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई होगा? IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ओके बच्चों, सही है। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है? IS 16 जी। ये बच्चों अगर आपने कोई भी ऐसा एसेट अपने पास रखा जिसका मकसद क्या है बच्चों? रेंटल्स कमाना, वो क्या होगा जी? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। एक्सेप्ट एक, एक्सेप्ट क्या बच्चों? क्या वो है? प्रॉपर्टी। अगर आपने लैंड या बिल्डिंग को इसलिए रखा हुआ है अपने पास बच्चों कि इससे रेंटल्स कमाएंगे, तो ये IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि ये है ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये स्टैंडर्ड में आपको बता देता हूं बच्चों, इसके लिए मेरे भाई स्टैंडर्ड है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40। ओके बच्चों, ये भी हमारे सिलेबस में है, ये भी इंशाल्लाह हमने पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और सही है। और क्या ऐसा लॉ में पढ़ लिया आपने जो आपकी ना आवाज नहीं कर रही है ना तस्वीर आ रही है बच्चों जी? और भाई जल्दी आया करो क्लास के अंदर, क्लास का टाइम ना मेरा लेट करवाओ, मेरी बात समझे हैं जी? नहीं तो फिर लॉ में कल जाकर रोला डाल देना सर IS 16 समझा दें फिर हमें। मैंने नहीं कि दोबारा पढ़ाना, मैं बता रहा हूं जी। इधर देखो, इधर ये है क्या बच्चों? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो बच्चों जी। मेरे भाई हमारे पास कोई भी एसेट है, हमने रेंटल्स कमाने के लिए अपने पास रखा, यानी गाड़ी है, क्या है बच्चों? बताओ ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है या नहीं है? हमारे पास लैंड या बिल्डिंग हमने अपने पास रखी है और नीयत क्या है बच्चों? रेंटल्स कमाना। अभी रेंट पे बिल्डिंग दी है या नहीं दी, ये एक अलग बात है। ये एक नीयत तो है ना बच्चों? ये क्या लिखा हुआ इसने मेरी? अच्छा यार बोलता नहीं हूँ। एक मिनट खड़ा हुई मेरा भाई। अच्छा बैठ जा। अच्छा इधर देखें, इधर। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, अगर आपने रेंटल्स के लिए लैंड या बिल्डिंग है, चाहे अभी रेंटल्स नहीं कमा रहे हैं, नीयत तो है, इंटेंशन तो है ना, तो बच्चों ये IS 16 नहीं है, बल्कि क्या है? IS 40। समझा पाया हूँ बच्चों? चलो जी भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई। तुम भी लेट आ रहे हो, तुम्हें भी एक टांग से खड़ा कर देना जी। जल्दी हैंड आउट बनवाया कर, जल्दी। अच्छा जी चलो इधर देखो, ये आपके पास आ गए हैं बच्चों, ये भी आ जाते हैं, चुप हो जाएं। कहता इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश PP फ्रॉम, जो बोलेगा अब खड़ा कर देना मैंने इसे, वो एंड पे जाके चुप हो जाओ, आवाज ना आए। कहता इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश PP फ्रॉम। इधर देखना बच्चों, समटाइम्स होता ये है, समटाइम्स मेरे भाई होता ये है कि हमारे पास ना बिल्डिंग है, क्या है बच्चों? बिल्डिंग है। बिल्डिंग वैसे नॉन करंट एसेट है, बिल्डिंग वैसे क्या है बच्चों? अच्छा लेकिन आपकी अगर इंटेंशन ये है, आपने कहा कि हमने बिजनेस ही किस चीज का करना है? बिल्डिंग का। बिल्डिंग की ट्रेडिंग करनी है, क्या करनी है बच्चों? जी बिल्डिंग ली बेच दी, हमारी कोर एक्टिविटी ही ये है। तो बच्चों फिर ये जो बिल्डिंग है ये हमारा नॉन करंट एसेट नहीं है, बल्कि ये क्या है? इन्वेंटरी। क्या है बच्चों? इन्वेंटरी जी। यार एक ही दफा ले लो ना, लेक्चर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो जी? हाँ जी क्या है बच्चे? हाँ जी एक और दे दो यार जल्दी मेरा चांद ले आया करना यार, डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम होता है ना, फिर लेक्चर मेरा डिस्टर्ब हो जाता है जी। मिल गया जी सबको? अब इधर ध्यान, इधर फोकस करो इधर जी। कहता इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश PP फ्रॉम इनटेंजिबल एसेट्स। क्या बच्चों? अच्छा इन्वेंटरी से भी अलग करना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस। अच्छा और बच्चों इन्वेंटरी से भी अलग करना है और इंटेंजिबल एसेट से भी अलग करना है इसको। मेरी बात समझे बच्चों कि नहीं? पहले मैं इन्वेंटरी पढ़ा देता हूं। ऑल्दो इन्वेंटरी आइटम यूजुअली हैव फिजिकल सब्सटेंस, इंटेंजिबल एसेट्स की तो फिजिकल सब्सटेंस ही नहीं होती ना, यानी वो तो फिजिकली मौजूद नहीं होते बच्चों। कहता इनकी होती है, कहता दे डिफर फ्रॉम PP। कहता ये PP से क्या है बच्चों? मुख्तलिफ है, बिकॉज दे आर हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इन्वेंटरीज आर अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 2। बच्चों ये आपने बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा जी ITA के अंदर, सही है जी?
इन्वेंट्री IAS2 ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके बच्चों, इसके लिए स्टैंडर्ड क्या है, बोलो शाबाश, IAS2। अगर कोई चीज ऐसी जिसका आपने करना ही क्या है बच्चों, आपकी कोर एक्टिविटी है, चीजें खरीदना बेचना या बनाकर बेचना, ये इन्वेंट्री है, क्या है बच्चों। अच्छा जी, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, अब जरा गौर से सुनना बच्चों। इनटेंजिबल एसेट्स, मजे की बात ये है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट अब है, पहले नहीं था। वो पहले दिन बताया नहीं था, मरे इनटेंजिबल एसेट बताया नहीं था, ये 38 नहीं है। IAS 38 ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। पेटेंट सॉफ्टवेयर, मैं इस पे इतना टाइम नहीं लगा रहा, बस सिंपल सी बात है बच्चों, वो वाली चीजें जिन्होंने हमें बेनिफिट तो देना है 1 साल से ज्यादा का अरसा, लेकिन इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या मेरी बात समझ रही हैं बच्चों आप। चलें, वो क्या चीजें होती हैं डिस्कस करेंगे जाके। कहता अगली बात सुने, इफ एन एंटिटीज मेन बिजनेस इज सेलिंग मशीन, अगर उनका काम ही क्या है, हालांकि मशीन है नॉन करंट एसेट, तो कहता फिर क्या होगा, दोज मशीन्स आर इन इन्वेंटरी एंड आर नॉट क्लासिफाइड एज हाउएवर पीपी यूज्ड टू पर, हाँ ये बात अहम है। कहता देखो इधर इधर बात सुनो बच्चों, कहता जी मिसाल के तौर पे अब जरा सुनना, कहता अगर हमने क्या करना है, हमारे पास एक हमारा काम है जी मशीन्स बेचना, क्या करना बच्चों, बच्चों मशीन भी जादू से तो नहीं बननी ना, किसी मशीनरी से बननी है। कहता वो मशीन तो नो डाउट आपकी इन्वेंट्री है, क्या है बच्चों, वो आपकी इन्वेंट्री है। कहता लेकिन वो जो मशीन जिस मशीन से बन रही हैं, क्या मेरी बात समझे बच्चों, एक मुर्गी है, एक मुर्गी के, समझ रहे ना बच्चों, ये मुर्गी की बात हो रही है। अच्छा कहता है वो जो मशीन, ये मशीन्स या इन्वेंट्री है, मुर्गी के बच्चे। अच्छा कहता लेकिन ये जो बड़ी वाली मशीन है, क्या है बच्चों, जो जरिया बन रही है मशीन्स को बनाने का, कहता है ये नॉन करंट एसेट ही है। क्या मेरी बात समझ आई, क्या बात समझ आ रही है बच्चों जी। कहता हाउएवर, ये पहले दोबारा पढ़ें, कहता मशीन्स जो आपने, बच्चों ये मशीन्स क्या है, ये नॉन करंट एसेट नहीं है, क्यों, कहता आपका काम ही क्या है, मशीन को सेल करना, ये इन्वेंटरी है। हाउएवर, इससे आगे पढ़ना है, हाउएवर कहता प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड टू प्रोड्यूस द मशीन फॉर सेल इज, भाई इससे तो प्रोडक्शन हो रही है। कहता द सेम गोज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, द कॉर्पोरेट ऑफिसेस, क्या बच्चों, सिंपल ये समझे बच्चों, जो बिल्डिंग्स नहीं है, कहता रही RPP बट द हाउसेस दे सेल आर इन्वेंटरी। बच्चों ये जितनी भी रियल एस्टेट्स वाली आपने सुना होगा, लेक सिटी फलां ये वो, बच्चों ये जितनी भी सोसाइटीज हैं, इनका काम क्या होता है, घरों को बेचना, ऐसी है ना, और इनका अपना भी तो ऑफिस बना होता है ना, जिसे कॉर्पोरेट ऑफिस कह देते हैं। कहता वो नहीं उन्होंने बेच देना, अगर वो भी बेच दिया फिर तालियां मार क्या बाहर बैठे होंगे, मांगने के लिए बैठे होंगे, जी हमसे घर ले लो, हमसे घर ले लो। कहता ऑफिस में बैठना जिधर वो डीलिंग करते हैं, ये PP है। मेरी बात समझे बच्चों। अच्छा अब बच्चों एक बात जरा गौर से सुनिएगा, रिकग्निशन, क्या बच्चों, सब बच्चे बोले जी क्या, रिकग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, क्या करना बच्चों, रिकॉर्ड करना। नंबर 1 काम मैंने जिंदगी में तेरे जिम्मे लगाया, तुमसे वो भी नहीं होता जी, रिकॉर्ड करना, क्या करना बच्चों, रिकॉर्ड करना जी। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है बच्चों, बोलो, रिकॉर्ड करने का मतलब है जी जर्नल एंट्री करना, क्या करना बच्चों। अब मेरी बात सुने, अब वो आपको ये बताने लगे कि आपने नॉन करंट एसेट डेबिट यानी PP प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैश बैंक या पेएबल को क्रेडिट कब करना, मतलब करना भी है या नहीं करना। मेरी बात समझे, इसको कहते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, क्या कहते हैं बच्चों, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PP शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। कहता आपने ये जो खर्चा किया है, सुनो बच्चों, जो आपने क्या किया है बच्चों, खर्चा, इसको आपने एसेट तब ही रिकॉर्ड करना है इफ एंड, अच्छा इफ एंड ओनली इफ, कितना जोर दिया उसने इस बात पे, इफ एंड ओनली इफ, 2 दफा इफ, कितनी दफा, कहता इफ एंड ओनली इफ आप 3-4 दफा इफ लगा दें आगे। बच्चों इतना जरूरी है 2 बातें जो हैं। कहता अगर ये 2 शर्तें पूरी नहीं हो रही, ये 2 शर्तें बड़ी अहम है, ये हर स्टैंडर्ड में तकरीबन अप्लाई होती हैं। अगर ये 2 शर्तें नहीं पूरी हो रही, आप बोलो शाबाश, PP रिकॉर्ड, एसेट रिकॉर्ड या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। कहता इट इज प्रोबेबल एन मुमकिन, प्रोबेबल कहते हैं एन मुमकिन, यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द, इसका आसान मतलब इस मुश्किल अल्फाज के, ये स्टैंडर्ड के अल्फाज हैं बच्चों, ये स्टैंडर्ड के अल्फाज हैं, क्या है बच्चों ये जी, ये कहना चाह रहे हैं। कहता अगर आपको लग रहा आपने कोई चीज ले ली है और चीज आ गई,
अगर तो ये एंटिटी को बेनिफिट देगी तो बच्चों फिर आप एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, वरना इसको एसेट रिकॉर्ड नहीं करना, और वो भी बेनिफिट क्या 1 साल से ज्यादा कर सकेगा। और कहता दूसरी बात, आपको उस चीज की कॉस्ट भी पता होनी चाहिए, आपको उस चीज की कॉस्ट भी पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझे बच्चों? और बात समझे हैं सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने कोई चीज खरीदी हो, हमें उसकी कॉस्ट ही पता ना हो? यार ऐसा हो सकता है ना, आपने दोस्त से चीज ली है, बच्चों कहता कोई नहीं यार जाओ ठीक है बस कोई नहीं खैर है, वो सही है मेरे भाई, कहता ठीक है खैर तो है, लेकिन आप ना इसको एस्टिमेट लगाओ कि इसकी कॉस्ट तकरीबन कितनी है, और बात समझे इसकी प्रॉपर एंट्री होगी पीपी डेबिट, वो फिर आपने पैसे पे नहीं किया, आपकी इनकम अदर इनकम वगैरह में चला जाएगा। मेरी बात समझे बच्चों? एक बेनिफिट मिला है आपको। क्या मेरी बात समझे हैं? और बात समझे बच्चों जी? अच्छा, कहता आपको उस चीज की क्या पता होनी चाहिए? बोलो बोलो शाबाश। कॉस्ट। आपको याद है एक्सचेंज का वो एक्सचेंज हमने पढ़ा था, वो उसमें मसला आता है हमें कॉस्ट नहीं पता चल रही होती, तो कितना जरूरी था, फिर हमने 3 सिनेरियोस बनाए थे, और समझ आई है? कहता किसी ना किसी तरह कॉस्ट जरूर असाइन करो आप। मेरी बात समझे हैं? अब एक्सचेंज के केस में ना नए वाले एसेट की कॉस्ट निकालना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। याद है बच्चों आपको? याद है ना जी? आप दुकान पे जाते हैं वो एसेट खरीद लेते हैं, वो तो मसला नहीं है। अब आप पुराना एसेट दे रहे हैं, उसके बदले में नया ले रहे हैं, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। याद है डेनिश वाली एग्जांपल आप सबको? याद है ना वो अंकल वाली बात जी? तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी नए एसेट की क्या निकालना बच्चों? कॉस्ट निकालना। तो बच्चों कहता कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझे? तो अल्लाह के बंदो कॉस्ट पता होगी तो आप एंट्री करोगे ना। बात समझे? इसको क्रैम करना है। क्या करना है? बहुत कम चीजें होंगी एफएआर में जिनको मैं आपको क्रैम करने का कहूंगा जी। इसको क्रैम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? जी ये रिजवान भाई वाले क्रैम नहीं है, ये रट्टा लगाना मतलब इसको। कहता इनिशियल समटाइम क्रैम्स एंड समटाइम जी इनिशियल मेजरमेंट और मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। इसका मतलब ये है, कहता जी इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है आपने शुरू में एसेट को जो है ना बच्चों वो किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना। इनिशियल का मतलब आगाज, सही है। मेजर का मतलब होता है अमाउंट। मेरी बात समझे बच्चों? रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना है या नहीं। अब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ इस एसेट को रिकॉर्ड किताबों में, बोलो शाबाश, करना है। अगला सवाल जन्म लेगा बच्चों, किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना। तरतीब समझ आ रही है आपको? सीक्वेंस समझ आ रहा? पहला डिसीजन क्या होगा बच्चों? सब बच्चे नहीं बोल रहे। आई लॉ में क्या टॉपिक था बताओ? तल्हा क्या था टॉपिक आई लॉ में? कंपनी को बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? अच्छा तो फिर क्या था उसमें ऐसा जो मसला आया? जी सब बच्चे नहीं बोल रहे ना, मैं बोल रहा हूं जी, सब बच्चे नहीं बोल रहे ना। अच्छा इधर देखें इधर। अच्छा बच्चों अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है, हमने कहा जी अब हमने एसेट को रिकॉर्ड तो करना है, सही है बच्चों। अच्छा अब अगला सवाल है जी किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना। अब उस पर बहस होने लगी है। एन आइटम ऑफ पीपी, कहता डेट क्वालिफाइज। ये देखो तरतीब समझो, कहता रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया। हो गया बच्चों? कहता एन आइटम जिसके बारे में आपका ख्याल है जी कि हमें उसकी कॉस्ट का पता सब कुछ है, कहता क्वालिफाइड। अब वो क्वालिफाई कर गया, क्या कर गया? ये वाला क्राइटेरिया रिकॉग्निशन वाला, यानी हमने डिसाइड कर लिया इसको रिकॉर्ड करना है एज एन एसेट। एसेट shall be measured as its। अब इधर शायद कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया हो, शायद कभी कि जी एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है जी मिसाल के तौर पे 70। कितनी है बच्चों? उसकी मार्केट वैल्यू है जी 100। कितनी है? कॉस्ट हो सकता है इन भाई के लिए कुछ और हो, तलहा के लिए कुछ और हो, अनवर भाई के लिए कुछ और हो, डेनिश के लिए कुछ और हो सकता है इनको वही चीज 70 की पड़ी हो, इनको वही चीज 80 की पड़ी हो सकता है डेनिश को 40 रुपए की पड़ी हो, यू नो। अच्छा अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात गौर से सुने। अब सुनो बच्चों सुनो, कॉस्ट एक ही चीज की मुख्तलिफ हो सकती है। क्या मेरी बात समझे हैं? अभी आप टैक्स में ना कैफ 2 में इंशाल्लाह आप एक चीज पढ़ेंगे, रिटेल प्राइस। क्या बच्चों? अभी आपने सेल टैक्स पढ़ना है, तो वो ना गवर्नमेंट फिर कहती है गवर्नमेंट, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आपने अक्सर ये सुना होगा यार मुझे तो फलां जगह से फलां मार्केट से ये चीज इतने की मिली है, यार तुम महंगी ले आए हो। इसका मतलब उसके लिए कुछ कॉस्ट कुछ और है, आपके लिए कॉस्ट कुछ। क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों? अब हम कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं। क्या निकालना सीख रहे हैं? कॉस्ट। अच्छा अभी आप टैक्स पढ़ेंगे ना, उसमें सेल टैक्स आएगा। क्या आएगा?
तो एफबीआर ने क्या किया, उन्होंने कहा जी एक मुख्तलिफ मार्केट्स में चीज़ों की प्राइजेस क्या होती हैं बच्चों, मुख्तलिफ हो सकती हैं। उन्होंने कहा आप उस पर क्या कर दो, चीज़ के ऊपर लेवल लगा दो लिस्ट प्राइस। क्या बच्चों, मेरी बात समझे? अब कोई सस्ती बेचे, जो मर्जी करे, सस्ती बेचेगा तो आप क्या उसका नाम है कॉस्ट किसे समझोगे, बोलो शाबाश, वो जो लिस्ट प्राइस लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझे है? और अगर महंगी बेची तो फिर महंगी वाली कॉस्ट हो जाएगी, उन्होंने तो टैक्स लेना है ना, 100 रुपया उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप 90 में बेचते हैं तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 100 फिक्स कर दी ना, फिक्स कर दी उन्होंने। और बच्चों अगर 120 पे बेचोगे तो, समझ रहे बच्चों? अच्छा, ये इससे खैर हमारा एफआईआर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इस बात को आपको समझाने की कोशिश किया बच्चों कि कॉस्ट है ना बच्चों, वो हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी बात समझे? आप इधर सुनो, अब ये वाला पॉइंट अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको इग्नोर कर दें। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये बात बड़ी अहम है, बहुत अहम, मुतवज्जे होना पड़ेगा बच्चों आपको जी। पहला टेस्ट खैर आपका चेक हो गया है, उसमें तो खैर क्वेश्चन आसान था, तो मंडे को वापस हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ बच्चों ने ना कुछ गलतियां की हैं, वो मैं इस तरह करूंगा, वो मैं इधर शो करवा दूंगा इधर, ठीक है जी, वो जरा एनालिसिस कर लेंगे। कुछ बच्चों ने ना अजीब अजीब सी हरकत की हैं, कुछ गलतियां की हैं, उनको ये नहीं पता वर्किंग पहले करनी है, सोल्यूशन पहले प्रेजेंट करना है। वो मैं सैंपल बेसिस पे इधर इंशाल्लाह एक दफा मैं खुद भी रिव्यू कर लूं, मैंने कर ली है वैसे नॉर्मली जी, तो उसका नाम है इधर प्रेजेंट कर दिया जाएगा कि ये हरकत आपने नहीं करनी। सही है बच्चों? अच्छा जी, आज नहीं, आज तो नहीं हो सकेगा, मंडे, मंडे मेरा ख्याल है आज नहीं है जी। अच्छा जी, अब ऑनलाइन वाले जो हैं आपके इंशाल्लाह टेस्ट भी चेक हो जाएंगे, आप मंडे वाले दिन आपके भी सामने आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा बच्चों, अब जो हम बात करने लगे हैं ना बच्चों, वो है सर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। क्या मेरे भाई, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है? सुनो जरा, आप दुकान पे गए, आपने जाके एसिड खरीदा। क्या खरीदा बच्चों? जी एसिड खरीदा बच्चों आपने, ये एसी खरीद लिया, ये एसी आपको मिला 150,000 का। कितने का? इसके ऊपर अनवर भाई जो प्राइस लिखी थी ना, जो वो थी 160,000। कितनी बच्चों? उसने डिस्काउंट दिया 10,000 रुपए का, तो ये आपको कितने का मिला? ये है एसिड आपको कितने का पड़ा, या ये एसिड आपने दुकान से कितने का खरीदा? बताओ ये क्या है दोनों में से? कितने का पड़ा नहीं मेरे भाई, अभी और खरीदने से पड़े होने तक का सफर अभी हमने इंशाल्लाह करना है। हमने देखो दो मुख्तलिफ बातें हैं, एसिड तुमने कितने का खरीदा, ये एसिड तुम्हें कितने का पड़ा, खरीदने से पड़े होने तक का सफर अभी इंशाल्लाह हमने तय करना है। क्या मेरा सवाल समझ आया बच्चों? जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा होगा ना हमने पढ़ना क्या है, तो मजा नहीं आएगा। आपको ये बात समझ आई अभी हम क्या पढ़ने लगे हैं? बोले एक दफा क्या पढ़ने लगे हैं? ऑनलाइन वाले दो पे सुन रहे थे, अब उन्होंने पीछे किया दोबारा, क्योंकि अहम बात है जी। बच्चों ये एसिड हमने 150,000 का दुकान से खरीदा, ऐसे ही है, इस पे टैग लगा था 160,000 का, 10,000 का हमें क्या मिला? डिस्काउंट, वो माइनस कर दिया ना, वो माइनस कर दिया, तो हमने कितने का खरीदा? अब पड़े होने तक का सफर करना है हमने। पड़े होने तक का मतलब ये है जी, मुझे कितने का पड़ा, मैंने इंस्टॉलेशन करवाई, उनको 4-5 हजार रुपया दिया, और ऐसे ही है बच्चों। बच्चों ये जो साइट को प्रिपेयर किया हमने, ये साइट को प्रिपेयर किया भाई, इसको इंस्टॉल करने के लिए, ये दीवार को एक स्पेसिफिकली इंस्टॉल करने के लिए बच्चों वो इंटें शीटें निकालनी पड़ती हैं। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा, फिर वो बंदा, वो जो टेक्निकल बंदा है जिसके मौजूदगी में ये काम हुआ, वो 2-3 हजार उसको देना पड़ा बच्चों। लोडिंग अनलोडिंग के लिए बच्चों ट्रैवलिंग कॉस्ट हुई होगी। क्या मेरी बातें समझ रही हैं बच्चों? और बात समझ रहे हो? अच्छा जी, चलें इधर आए जरा। कहता था कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी कंप्राइजेस, कहता है इसमें फला फला चीजें शामिल होंगी, जरा गौर से सुनिएगा। इट्स परचेज प्राइस, क्या बच्चों? इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, अगर आपने बाहरले मुल्क से क्या किया बच्चों, ये एसिड मंगवाया, एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। अब ये सुन ले बच्चों, टैक्स दो तरह की होती हैं, कितनी किस्म की होती हैं बच्चों? एक होता है जी रिफंडेबल, और एक क्या होता है बच्चों? और दूसरे क्या होते हैं बच्चों? जो होते हैं बच्चों रिफंडेबल, ये होते हैं जी, इसको आपने नॉट कैपिटलाइज, क्या बच्चों? और ये जो है बच्चों शुड बी, बोलो शाबाश,
शुड बी, बोलो शाबाश, कैपिटलाइज। ओके बच्चों, एंट्री बता दें, शाबाश, जल्दी बताएं, बताओ ना। ओके भाई, क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? बात समझे हैं बच्चों? और ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, टैक्स में ना, टैक्स में अगर कभी आपने नाम सुना ना ड्यूटी, क्या बच्चों? सही है बच्चों। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, मेरी बात समझे बच्चों? कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ये होती है जब आप चीज को इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो क्या उसका नाम है जी, आपसे चार्जेस लेते हैं। सही है बच्चों? और सही है बच्चों, कस्टम ड्यूटी ये वो देखते हैं यार बाहर से जो चीज आ रही है इलीगल तो नहीं है, कस्टम ऑफिसर्स जो होते हैं ना वो इस चीज को इंस्पेक्ट वगैरह करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों? टैक्सेस हैं। क्या है बच्चों? चाहे फेडरल एक्साइज ड्यूटी, चाहे बच्चों क्या उसका नाम है जी सेल टैक्स आ गया, जो मर्जी आ गया, जिस तरह का मर्जी टैक्स है, अगर तो लफ्ज लिखा है नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल का मतलब है जी बच्चों नॉन एडजस्टेबल भी। नॉन एडजस्टेबल कहते हैं बच्चों के आपने एक दफा टैक्स पे कर दिया, अब आपको ये वापस नहीं मिलना, तो ये एसेट की कॉस्ट में फिर ऐड हो जाता है। और रिफंडेबल का मतलब ये है बच्चों आपने क्या किया, आपने क्या किया बच्चों, एक दफा टैक्स पे कर दिया, आपको ये रिफंड हो जाना है। क्या हो जाना है बच्चों? अभी आपने टैक्स में पढ़ना है ना, अभी आपने मुख्तलिफ चैप्टर्स पढ़ने हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ना है, सैलरी की इनकम होती है, रेंटल इनकम भी होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहते हैं। मेरी बात समझे बच्चों? कैपिटल गेन होता है बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है बच्चों। इसका हर किसी का आपने मुख्तलिफ क्राइटेरिया, अगर आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया फिर आपको रिफंड भी होता है। सही है बच्चों? अच्छा अगर तो इस तरह की बातें हैं तो फिर ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होना। इधर तक बातें समझ आ गई बच्चों आपको? ओके है बच्चों, और डन है? अच्छा कोई मसला बच्चों इधर तक? चले नोटिंग कर ली होगी उम्मीद है आपने। चले सर। अच्छा कहता लेकिन आपने ना ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड, अच्छा डिस्काउंट भी दो तरह की होते हैं, ये किसी दिन टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। बहरहाल सिंपल बात, डिस्काउंट आपने क्या कर देना बच्चों? माइनस कर देना। रिबेट्स और सब्सिडी क्या होती है ये जरा सुन लें, ये भी डिस्काउंट ही है, ये भी क्या है बच्चों? डिस्काउंट है। अच्छा ये ना असल में सुनना इधर, सब्सिडी और रिबेट्स, बस रिबेट्स का खैर थोड़ा अपना मतलब भी होता है, लेकिन छोड़े, इग्नोर करें इस बात को। आपका एसेट है जी 100 का, कितने का? गवर्नमेंट ने कहा जी इसमें से 20 रुपए मेरी तरफ से, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, 20 रुपए हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सही है? अच्छा गवर्नमेंट ही है, ये मैंने नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की हो सकती है। आप बच्चे परेशान हो गए, ऐसा तो हमने आज तक नहीं इधर सुना, नहीं ऐसा होता है, होता है बाज़ औक़ात गवर्नमेंट ऐसा कर देती है। अच्छा जी बहरहाल जो भी है बच्चों, अगर गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया तो ये एक तरह का डिस्काउंट ही हो गया ना। आपको 100 वाली चीज कितने पे पड़ी बच्चों? हाँ तो फिर आप 80 से रिकॉर्ड करोगे। क्या मेरी बात समझे हैं? चले बच्चों, उसके अलावा समझ आ रही है बच्चों? अच्छा उसके अलावा कहता था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब ये है बच्चों कि ये एसेट आया इसकी वजह से ये खर्चा हुआ। मेरी बात समझे? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब है ये एसेट आया, उस एसेट की वजह से ये खर्चा हो रहा है। और बात समझ रहे हो? ब्रिंगिंग द एसेट to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। ये पश्तो जो इतनी औखी सी लिखी हुई है बच्चों, इसका मतलब ये है, इस सारे का मतलब ये है बच्चों, इधर समझो, इसका मतलब ये है बच्चों कि मैनेजमेंट चाहती है इस एसी को इधर इंस्टॉल करना। क्या करना? इधर इंस्टॉल करेंगे तो बच्चों क्या उसका नाम है, इससे कूलिंग शूलिंग होगी ना, मतलब मैनेजमेंट की चाहत है इस एसी को इधर इंस्टॉल करना। ऐसे ही है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि बच्चों एसी नीचे पड़ा हुआ है जी आपके, यार मैं ऐसे ऐसे करके हवाई लूंगा नीचे लेट, ये मुनासिब नहीं है। मैनेजमेंट क्या चाहती है? इस एसी को इधर इंस्टॉल करना। तो स्टैंडर्ड ने कहा जी अब जारी सी बात है, हर मैनेजमेंट का क्या होता है बच्चों? अपना एक माइंडसेट होता है। कहते हैं जैसे मैनेजमेंट चाह रही है ना कि जहां पर इन्होंने चीज को अवेलेबल फॉर यूज करवाना है वहां तक के सारे खर्चे क्या हो जाने हैं एसेट की कॉस्ट में। क्या मेरी बात समझे? ये अंग्रेजी का मतलब है टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग द मैनर, जैसे मैनेजमेंट की चाहत है, जैसे इस एसेट को मैनेजमेंट इस्तेमाल करना चाहती है। मेरी बात समझ रही हैं? तो कहता है वो जितने खर्चे भी होंगे इस एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएंगे? ऐड। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं बच्चों, बिल्डिंग बनानी है। अब बिल्डिंग जो है ना बच्चों वो 3rd फ्लोर तक भी जा सकती है, 4th तक भी जा सकती है, 2 तक भी। अब ये मैनेजमेंट की इंटेंशन देखनी पड़ेगी, उन्होंने 2nd फ्लोर तक बनानी, 4 तक या 3 तक। क्या मेरी बात समझे?
जो मैनेजमेंट की चाहत है वैसे जब तक वो चीज पूरी नहीं हो जाती आपने सारे के सारे खर्चे वो क्या कर देने हैं, बोलो शाबाश, एसेट की कॉस्ट में ऐड करता जाना है। क्या मेरी बात समझ रही है? कहता है इसके अंदर शामिल क्या होगा, मे इंक्लूड एम्प्लॉय कॉस्ट, क्या बच्चों, अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द, बच्चों आप घर बना रहे हैं तो जो लोग उस पर काम कर रही होगी, लेबर जो काम करेगी उसकी कॉस्ट, उसे क्या कहेंगे, लेबर कहेंगे ना, डायरेक्ट लेबर। बच्चों वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं? अगर आपने प्लांट या मशीनरी को इंस्टॉल करना है तो जिस बंदे ने इंस्टॉल किया उसको जो पैसे दिए वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं? कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। बच्चों आपने मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करना है, क्या करना है बच्चों? बच्चों उसको लैंड को सीधा पता करना पड़ेगा ना, उसे साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कहते हैं। क्या मेरी बात समझे बच्चों? वो पंजाबी में कहते हैं जब घर बनाना हो ना, नीया पैरियां ने, इस तरह शायद आपने कभी सुना हो, तो वो वाली कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, लैंड की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। इनिशियल डिलीवरी का मतलब कराची से कुछ बच्चे होते हैं कराची से भी लेक्चर ले रहे होते हैं, कराची वाले भाइयों, हमने लाहौर में एसेट मंगवाया कराची से, कहां से बच्चों? तो बच्चों जो है या जो लोग उसको हैंडल करके लेके आ रहे हैं, और मेरी बात समझे हैं भाई, 500 कुर्सियां मंगवाई, 1000 चेयर्स मंगवाई हैं। अब वो जो लोग जो जिम्मेदार हैं 2-3 जिनको भेजा, उनको कहा यार तुम जाओ, तुम्हारा डेली का खर्चा 5000 रुपया हमारे जिम्मे, तो भाई वो जारी सी बात है वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। इंस्टॉलेशन असेंबली में आपको पहले बता चुका हूं बच्चों। टेस्टिंग कॉस्ट, क्या बच्चों? टू डिटरमाइन वेदर द एसिड इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। अब ये सुनिए ये क्या होता है बच्चों? बच्चों आपने जिस प्लांट से चीज बनानी है क्या करनी है बच्चों? अच्छा, उसको चीज देखना है कि एसिड सही तरह परफॉर्म भी कर रहा कि नहीं। वो मशीन है बच्चों, उससे आगे आपने चीजें बनानी है। अब आपने देखना है यार भाई 8-8 10-10 दफा लैब में ये टेस्टिंग होती है। क्या यार अभी ये फेज 1 में है, ये फेज 2 में है, अभी इसका वर्जन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अभी ये प्रॉपर चीज नहीं बनी, टेस्ट होता है, बार बार टेस्ट होता है, बार बार टेस्ट होता है, बार बार टेस्ट होता है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? और बात समझे हैं? ऐसे नहीं होता कि आपने ऐसे किया तो चीज बन गई, भाई इसको टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? उस पर कॉस्ट आती है। क्या आती है बच्चों? उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप। अच्छा, इसे कहते हैं टेस्टिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टिंग कॉस्ट। यार आपने वो देखा होगा, आप जाएं, क्या उसका नाम है जी, तो वो कहते हैं सर आपने वो ड्रिंक पीनी है, वो आपको पता है ना मशीन पे ड्रिंक है, वो कहते हैं सर आपने वो वाली लेंगे या नॉर्मल सादा वाली, आप कहते नहीं मशीन वाली। तो भाई वो जो मशीन है उसको टेस्ट उन्होंने किया होगा, और भाई इससे इससे पेप्सी, इससे नेक्स्ट कोला निकल भी रही है या नहीं निकल रही, कोई और चीज तो नहीं आ गई इसमें। तो बात समझ रही हो जी? अगर इस तरह का कोई मसला बन जाए तो आप अभी लॉ भी पढ़ रहे हैं, अभी तो क्या उसका नाम है, बी लॉ में आगे जाके आप पढ़ लेंगे, बिजनेस डायनामिक्स में 2 हिस्से है ना, तो बिजनेस लॉ में आप पढ़ेंगे बच्चों। अगर कोई इस तरह की चीज हो गई और कस्टमर ने केस कर दिया तो भाई ये तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ये तो इतना बड़ा मसला बना, अगर लोगों की जान का नुकसान हो गया, ये तो अच्छी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ये तो बच्चों एंटिटी को बंद भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? और मेरी बात समझे हैं? इसलिए बच्चों जो एसेट या जो मशीन जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो आप बना, क्या उसका नाम है, अगर आपने अभी बना ली है तो उसको पहले, बोलो शाबाश, फंक्शन करने से पहले पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? अच्छा जी, प्रोफेशनल फी सच एज आर्किटेक्चर एंड सर्वेयर फी। अब ये सुनो क्या होता है बच्चों, आपने बिल्डिंग बनानी है, क्या बनानी है बच्चों? बिल्डिंग। आर्किटेक्चर नक्शा बना के देता है, यार इधर ये काम कर लें, इधर ये कर लें, इधर ये कर लें, फलां कर लें, भाई वो प्रोफेशनल फी है उसकी। क्या है बच्चों? वो उसकी मेरे चांद प्रोफेशनल फी है। उसके बाद सर्वेयर फी, ये क्या होती है? अब घर है, आपने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है कि यार मेरे पास तो अब टाइम नहीं होता, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, तो आपने ना सुपरवाइज करना है। क्या करना है जी? उसको जो पैसे देने हैं, तो बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर ऐड होगा या नहीं होगा? मेरी बातें समझ रहे हैं बच्चों? क्या मेरी बातें समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा, इधर एक चीज मिस है बच्चों, लीगल फी। क्या बच्चों? लीगल फी, ये क्या होती है? इधर देखें बच्चों, लीगल फी। बच्चों आपने ना घर बनाना, क्या बनाना है बच्चों? या मैनेजमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा जी हमने ना इधर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, क्या, और कंस्ट्रक्शन करके ना हमने इधर ना लेबर को लेके आना है, और कल को ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें। क्या कर सकें बच्चों? अच्छा, हर किसी का दिल करेगा तो वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए अथॉरिटीज के पास आपको क्या करना पड़ता है, पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है जी? अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके लिए किसी वकील साहब की जरूरत होगी। उनको जो पैसे आपने दिए मेरे चांद, वो क्या है? लीगल फी। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा, उसके बाद जो एग्रीमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों?
उसके बाद आप स्टैम्प नहीं लिखते ताकि बात पक्की हो जाए, स्टैम्प, ये सही है बच्चों, स्टैम्प लिखते हैं आप बच्चों। उसकी कॉस्ट होती है, क्या होती है, उसकी फिर अटेस्टेशन भी होती है। आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो, नोटरी इस तरह की बातें, अटॉर्नी एट लॉ जाके टेस्ट करवाएं, फलां करें तो जी, तो मेरे चांद ये जो अटेस्टेशन की फी होती है ये भी लीगल फी में आएगा। क्या मेरी बात समझे हैं? वो स्टैम्प ड्यूटी ये भी किस में आएगा बच्चों? लीगल फी में। क्या मेरी बातें समझ रही हैं? क्या मेरी बातें समझ रही हैं? और सही है। अच्छा जी, कहता था अच्छा मेरी बात सुनना बच्चों, ये एसी ना हमने इंस्टॉल कर लिया, क्या कर लिया बच्चों, इस पे 4-5 हजार रुपए आया। हमने कहा यार इस एसी की लाइफ है जी 5 साल, मिसाल दे रहा हूं, कितने साल है बच्चों, 5 साल के बाद ना हमने इधर क्या करना है बच्चों, इस एसी को उतार देना है। क्या करना है बच्चों? अच्छा, अब बच्चों इसको डी इंस्टॉल करने की कॉस्ट होगी या नहीं? अब इसको उतारना पड़ेगा ना, ऐसे पुटना पड़ेगा इसे। और सही है भाई जी, इसे कहते हैं बच्चों इसको उतारना पड़ेगा, इसे कहते हैं डी इंस्टॉलेशन। क्या कहते हैं? इसे डिसमेंटलिंग भी कहते हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिसमेंटलिंग भी कहते हैं और डिंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये छोटी सी बात एक सुन लीजिएगा, एस्टीमेट आपने आज लगाना है। क्या करना है बच्चों? एस्टीमेट आपने आज लगाना है। क्या करना है बच्चों? एस्टीमेट आज लगेगा, लेकिन ये कॉस्ट फ्यूचर में जाके इंकर्ड होगी। और बात समझ रहे हो? बात समझ रहे बच्चों? ये कॉस्ट कब इंकर्ड होगी? जाके 4 या 5 साल के बाद। तो आज खड़े होके फ्यूचर का एक एस्टीमेट लगाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे हैं? लेकिन अब जब भी आप फ्यूचर का एस्टीमेट लगाते हैं ना, तो फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, फाइनेंस वाले कहते हैं, वो कहते हैं आज के पैसे की वैल्यू आज के 5 साल बाद वाले पैसे के बराबर नहीं होगी। होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट उसमें होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? वो कहते हैं तो फिर आप इस तरह करें, आपको लग रहा है ना कि 5,000 रुपया है कॉस्ट, कितनी कॉस्ट 2-4 साल के बाद इंकर्ड होगी? कहता इसकी ना प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? प्रेजेंट वैल्यू। वो खैर हमारे सिलेबस की का पार्ट नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए ये जो फ्यूचर में कॉस्ट इंकर्ड होनी है बच्चों, पेपर में अगर कभी आ गया तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपने उसमें ऐड कर देनी है। अगर लिखा हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो फिर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड करनी है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये क्या उसका नाम है, एक है इफ्रिक 1। क्या है बच्चों? इसके भी 2 मॉडल्स होते हैं। इफ्रिक 1 है, क्या है बच्चों जी, उसमें एडवांस लेवल पे जाके इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ये बात समझ आई बच्चों? और भाई फ्यूचर की कॉस्ट है, अंदाजा आज लगा रहे हैं, और आज के पैसे की वैल्यू कल के पैसे के बराबर नहीं होगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा चांद जी? हाउ टू कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके बच्चों? और ठीक है मेरे चांद, बस पता होना चाहिए आपको। कहता जी द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज। अब मेरी बात सुनो, अब इसको हमने क्या किया, डिंस्टॉल कर लिया। क्या कर लिया? अब भाई हमने कहा यार दोबारा एसी हमने नहीं लगाना, जरूरत नहीं है, यहाँ किसी और जगह लगाना है। अब भाई ये तो क्या उसका नाम है, बड़ा अजीब सा लगेगा। मेरी बात समझे बच्चों? देखो ना पूरा नक्शा अच्छा बना हुआ है, ये अजीब सी ईंटें नजर आ रही हैं, भाई इसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, इस पे खर्चा होगा। ये उस खर्चे की बात कर रहे हैं, रीस्टोरिंग द साइट फॉर विच एन एंटिटी इंकर्स लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब ये मेरी बात सुने, कभी कभार होता असल में ये है कि बच्चों गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि आप ना इस प्लांट या मशीनरी को 3 या 4 या 5 साल के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आपके अगेंस्ट ना लीगल एक्शन हो जाएगा। वो ना बड़ा वो एक ऐसा प्लांट या मशीनरी होती है बच्चों, जिससे निकलने वाला धुआं एनवायरनमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है। और सही है मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा यार I2B में कार्बन एमिशन, इस तरह की बातें आपने पढ़ी होंगी ना जी, वो अजीब अजीब सी इस तरह की बातें। अच्छा कहता जी ये जो है, कहता या तो इसको डीइंस्टॉल कर, आप इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, या फिर आपको अथॉरिटीज ने क्या किया, ओब्लाइज किया। जैसी मर्जी जौन सी मर्जी आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। कहता जी इसकी आपने प्राइस को, कॉस्ट को क्या कर देना, कॉस्ट में ऐड कर देना। क्या मेरी बात समझे हैं? ये जो लफ्ज लिखा ना, लीगल जिम्मेदारी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इसके लिए भी बच्चों एक स्टैंडर्ड है जी IAS 37। ये उधर की बातें हैं बच्चों, लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में इंशाल्लाह पढ़ेंगे जाके। अच्छा जी
अच्छा ये तो मिसिंग है इधर कुछ, ये मेरे पास मिसिंग है कुछ, एक लाइन मिसिंग है, क्या है जरा दिखाओ इधर जी। ये कोई इतनी अहम बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। क्या था फॉर एग्जाम्पल व्हेन लैंड इज एक्वायर्ड। अच्छा जी ऑनलाइन वाले जो बच्चों और अल्लाह के बंदो जो कहते हैं सर जी हमें ना ग्रुप में भी ये फलां चीज भेज दें फलां चीज भेज दें, यार देखो एक ना सिस्टम बना हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। आपको ये जो चीज पढ़ाई जा रही है, आप जब लेक्चर लेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त वो हैंड आउट नीचे लगा होगा, सिर्फ आपने क्या करना है उस पर क्लिक करना है, ऐसे हल्का सा क्लिक करो, ठीक है। अगर माउस है तो उससे कर लो मेरा चांद, क्लिक कर लिया वो खुद ही डाउनलोड हो जाएगा। ये अंग्रेजों ने मशीन इजाद की, बड़ी अच्छी है ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होगा उस पर मेरा चांद क्लिक करो, बड़ा प्यारा सा आपको खूबसूरत सा हैंड आउट नजर आएगा। इतना काम मेरे चांद करना है। अब ग्रुप में शेयरिंग नहीं हम कर सकते, हमारी मजबूरी समझो। ऑनलाइन पे हमारी कोई ग्रिप हमारी कमांड नहीं है बच्चों। बच्चे का दिल चाहेगा वो आज ऐड हो जाए, बच्चे का दिल चाहेगा वो 1.5 महीने बाद ऐड हो, बच्चे का दिल चाहेगा वो जी वो इम्तिहान से 1 महीना पहले ऐड हो जाए। तो भाई कितनी दफ़ा एक डॉक्यूमेंट शेयर करें, मुझे बताओ, क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं या नहीं। इसका बेहतरीन हल हमने एक और निकाला, गूगल ड्राइव। आपको पता है गूगल ड्राइव, आपको इसका लिंक शेयर किया हुआ है, इनके साथ भी किया होगा, ऑनलाइन वालों के साथ नहीं किया तो वो डिस्क्रिप्शन में ना पिन कर दो। अच्छा अब वो क्या उसका नाम है जी, गूगल ड्राइव का लिंक है, वो गूगले नहीं होता गूगले, आप वो गूगले पे जाओगे, आपके नाम है जी, उस पर जाके क्लिक करोगे, आपके पास सारे टेस्ट सारे हैंड आउट सारा कुछ उधर भी आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड उधर भी। अगर आपको LMS पे आप डाउनलोड करते हुए आप कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता या आपका टाइम ज्यादा लगता है, तो गूगल पे चले जाओ, गूगल पे गूगल ड्राइव से जाकर मेरा चार्ट डाउनलोड कर लो जी। अच्छा जी आप पढ़ो इधर, कहता जी फॉर एग्जाम्पल when land is acquired certain costs are necessary should be part of the cost of land। कहता जब आप ना लैंड लेते हो ना तो कुछ कॉस्ट आपको ऐड करनी ही करनी पड़ती हैं। these costs include the cost of the land टाइटल एंड लीगल फी। जिस तरह अलवर भाई की लैंड है जी, मैं कहता हूँ यार ये क्या उसका नाम है मैंने परचेज करनी है, अलवर भाई कहते हैं सर कोई मसला नहीं है लेकिन ना ट्रांसफर के पैसे आप देंगे, ठीक है यार मैं दे देता हूँ। अच्छा अब वो जो मैंने ट्रांसफर फी पे की है अपने नाम पे करवाने की, तो भाई वो मेरा खर्चा ना एक किस्म का एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सही है बच्चों, और सही है। अच्छा अगर कोई वकील साहब करने पड़े, जारी सी बात है यार कुछ कुछ चीजें कम्प्लेक्स भी होती हैं, उसमें वकीलों की हेल्प लेनी पड़ती है। कहता जी उसके बाद वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होगा। साइट प्रेपरेशन कॉस्ट पहले बता चुका हूं, लाइक ग्रेडिंग एंड ड्रेनिंग। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, नकासी का निजाम, यू नो वेरी वेल, सही है, वो बोर करना पड़ता है ना इस तरह की बातें, कहता है वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, यही होता है ना जी, वो यही होता है भाई। अच्छा आगे कहता है जी एंड सर्वे कॉस्ट, ये मैं खैर आपको पहले ही बता चुका हूं। ऑल ऑफ दीज कॉस्ट में बी कंसिडर्ड नेसेसरी टू गेट द लैंड रेडी फॉर इट्स, चले इररेलेवेंट सी बात है। अगली जो बात है ना द कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, ये कहता अब जरा बात सुने, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट का मतलब क्या होता है। कहता बिल्डिंग आप खुद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, कहता ये सारी कॉस्ट उसमें ऐड होनी है। इसके अलावा वो जो आप मटेरियल लेके आए हैं, सीमेंट बजरी सही ब्रिक्स ईंटें, सही है बच्चों, कहता ये सारी चीजें भी उसके अंदर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये कहना चाह रहा है कोई इतनी खास बात नहीं की इसने। अच्छा बच्चों आगे कहता बोरोविंग कॉस्ट, इसको छोड़े इररिलेवेंट सी बात है, ये हम ना एक पूरा स्टैंडर्ड है बोरोविंग कॉस्ट का, IS 23 हमारे सिलेबस का पार्ट है, उधर जाके पढ़ेंगे। अभी आप ना इसको पी कर दें, और पी भी ना करें काट दें बस, ठीक है, इग्नोर करें, इग्नोर करो बच्चों, इसको इग्नोर करो, इस बात को ऐसे इग्नोर कर दो। क्या कर दो बच्चों, ले। अच्छा अब इधर लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखो बच्चों इधर, लिखो 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 BBI बड़ी बात बताई नहीं, वो तो किसी और बात पे कहेंगे ना, बड़ी बात बताई जो कि उसने अपनी तरह से बड़ा अहम करके लिखा हो, हमें पहले पता, उस पे BBB कहते हैं, बड़ी बात बताई। अच्छा ये तो भी आपको बताई नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट डेट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PP, मेरे भाई इसको ध्यान से ऐसे आंखें खोलो, ऐसे ऐसे आंखें खोल के पढ़ो। मुझे ये खतरा नहीं है कि एक ऐसी कॉस्ट है जिसको आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करना भूल जाएंगे, नहीं नहीं ये आप कर लोगे ऐड, बल्कि आप ऐसी ऐसी चीजों को एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे जो कि नहीं होनी चाहिए, ये खतरा है मुझे। क्या मेरी बात समझे, समस्या समझे हो जी। इधर सुनो, कहता
इन चीजों को आपने कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड पहले तरह जुबानी मेरी बात सुन लो, फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बच्चों इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर सुनो बच्चों। बच्चों हम कहते हैं जी, इधर देखें, हम कहते हैं जी हम ना पहले एक प्रोडक्ट बनाते थे, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल पहले हम सिर्फ मार्कर बनाते थे। क्या बनाते थे बच्चों? मार्कर्स बनाते थे। अब हम कहते हैं यार हमने ना हाइलाइटर्स भी बनाने हैं। क्या करने हैं बच्चों? ये डिफरेंट प्रोडक्ट होगी ना। अच्छा बच्चों, अब ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, अब इसके लिए हमने क्या करवा ली बच्चों? मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट। क्या करवा ली है बच्चों? ठीक है, ऐड चलवा दिए, सही है, इंस्टा पे ऐड चल गए बच्चों, एफबी पे, गूगल पे ऐड चल गए बच्चों। कहता जी ये कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं। आपने साइन बोर्ड्स वो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के लिए आपने देखा होगा प्रोमिनेंट जगह पे वो लगे होते हैं। कहता ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। क्या मेरे समझे हैं? ये ऑन गोइंग है, ये वन ऑफ नहीं है, ये ऑन है। क्या है? ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या मैं समझा पाया हूं बात? अच्छा अगली बात सुन लो बच्चों, अगली बात सुन लो। आप कहते हैं जी हम इस टाइम ना ऑपरेट कर रहे हैं बच्चों किधर? मॉडल टाउन में। कहां कर रहे हैं बच्चों? आप जी कहते हैं जी हमने जाना है डीएचए में। कहां जाना है बच्चों? अब कहता है हमें अपने स्टाफ को क्या करना पड़ेगा? ट्रेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रेन। जरा टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों? ट्रेन करना पड़ेगा। हाउ मे आई हेल्प यू, आप इस तरह करके अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। कहता आपने अपने स्टाफ को क्या किया? ट्रेन किया। सही है बच्चों? उस पर आपने अंग्रेजी के लिए कोई इंस्ट्रक्टर बुलाया, उसको मंथली पैसे देते थे, खर्चा किया अपने स्टाफ के ऊपर। सही है बच्चों? उन्हें कहा जी ऐसे ड्रेसिंग करनी है आपने, ऐसे शीशे के सामने ऐसे 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 बाल। कहता जी अब ये जितने आपने उनको सिखाई चीजें, उस पर जितना खर्चा हुआ, कहता ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? और अगली बात और सुने, स्टाफ पे आप जो सुने, स्टाफ की चीजों पे नहीं, इंसानों पे जो आप खर्चा कर रहे हैं ना बच्चों, क्या उसका नाम है जी ये क्या उसका नाम है? एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। क्यों? कोई भी ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है बच्चों। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, आज आप खर्चा करने हैं, कल को वो छोड़ के चले जाएंगे जी हम कहीं और जा रहे हैं। क्या मेरी बात समझे बच्चों? कहता जी ये एसेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी। क्या मेरी बात समझे हैं? कहता जी ये आपका ना इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। इधर फिर बच्चे कहते हैं सर जी हमने उनसे 4 साल के एग्रीमेंट कर लिया, तुम कहीं नहीं जा सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट या बी लॉ में पढ़ेंगे वॉइड एब एन इश्यू है। क्या है बच्चों जी? ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं? हाँ वो नोटिस दें 2-3 महीने का, वो जो क्या उसका नाम है, एक तरीकाकार होता है, जो प्रैक्टिस होती है, उनके पास राइट है। क्या मेरी बात समझे हैं? और इंसानों पे तो वैसे भी उन पे तो होना ही नहीं चाहिए, तबार ही नहीं होता ना। समझ रहे मेरी बात आप लोग जी? और ऐसे ही है। हाँ जी, आज क्या कल क्या। अच्छा इधर इधर, अच्छा आप सोचना नहीं आप लोगों ने ज्यादा, बट ठीक है कि यार हाँ मेरे साथ भी ऐसे एक्चुअली हुआ था, बट छोड़े, इग्नोर करो बातों को। अच्छा अगली बात बच्चों, आप सुनो अगली बात। फिर आप क्या करते हैं जी? आपने कहा हमने जाना है मॉडल टाउन से कहां बच्चों? डीएचए। कहां जाना है बच्चों? अब आपने कहा जी हम ना अपने ऑपरेशन एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? एक्सपेंड कर रहे हैं। बच्चों अब मेरी बात गौर से सुनो, आपने कहा जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन एक्सपेंड हो रहे हैं। आप कहते हैं जी जो डीएचए में आ जाएगा, सही है बच्चों, हम ना उन्हें अपने रेस्टोरेंट होटल में क्या करेंगे? फ्री में 2 दिन के लिए खाना डिनर करवाएंगे। अब ये कहते हैं ये एसेट आपने जो बिल्डिंग शिल्डिंग बनाई उसकी कॉस्ट में इसको ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना? कहते हैं जी मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? बातें समझ आई हैं? पहले 3 पढ़ लें बच्चों, पहले 3 पढ़ लें। ले सर इधर तक बातें समझ आती हैं बच्चों? और ठीक है बच्चों, चले मैं एक दफा पढ़वा देता हूं, आपने पता नहीं पढ़ के क्या समझा होगा। ओपनिंग का न्यू फैसिलिटी का मतलब समझा दें बच्चों। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग का न्यू फैसिलिटी का मतलब समझ।
कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी का मतलब ये है जी कि आप नई जगह पे अपने क्या उसका नाम है जी ऑपरेशन एक्सपेंड कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगा। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस क्या था, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज, रेवेन्यू एक्सपेंस है बच्चों। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन द न्यू लोकेशन, डीएचए चले गए मॉडल टाउन से या कोई और इलाके में, विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। ओके बच्चों, ओके सर। अच्छा जी, कहता आपने बेशक स्टाफ को ट्रेन भी किया, फिर भी आपने एसेट की कॉस्ट में इसको ऐड, एडमिनिस्ट्रेशन होता है जी इंतजामी उमूर के खर्चे। कौन से खर्चे बच्चों, एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, एंड अदर जनरल ओवरहेड्स। अब ये प्लीज जरा गौर से बात सुननी है। अब ये क्या होते हैं बच्चों, बच्चों देखो मेरी बात सुनो, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं उसको आप ना अवॉइड नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझे बच्चों कि नहीं समझे? आपने रेंट देना ही देना है, आपने रेंट पे करना ही करना है यार। आपने ऑपरेशन स्टार्ट किए या नहीं किए, इससे लैंडलॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझे? अगर आपने इंश्योरेंस करवाई है तो वो आपको पे मेरे चांद करनी ही करनी है। मेरी बात समझे? आपने मैनेजर रखा, आपने करी चीजें बनेगी, आपको ना हमने प्रोडक्शन मैनेजर रखा है। क्या रखा है भाई? यूनिट ज्यादा बने या यूनिट्स कम बने, उसको तो आपने फिक्स सैलरी देनी है ना। और मेरी बात समझे हो, ओवरहेड्स मेरे चांद कहते हैं बच्चों आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। किसे कहते हैं? अच्छा जी, इंतजामी अमूर को चलाने के खर्चे बच्चों, बिजली, सॉरी क्या उसका नाम है, रेंट शेंट, ये हो गया। और बच्चों एनी अदर जनरल ओवरहेड्स, ये कभी भी ओवरहेड्स कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा अगली बात सुन लें बच्चों, एक होता है साइट ओवरहेड्स। क्या होते हैं? ये जनरल है। एक होता है साइट ओवरहेड्स। क्या बच्चों? वो क्या होते हैं वो समझ लो, साइट ओवरहेड्स। इधर देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, साइट ओवरहेड्स ये क्या होते हैं? जिस जगह पे काम हो रहा साइट, उसे क्या कहते हैं? साइट। उसका बिजली का बिल, हाँ ये तो स्पेसिफिकली उसका बिजली का बिल दिया जा रहा है ना, ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे हो? बात समझे बच्चों? अच्छा कभी कभार ऐसा होता है जिस जगह आप काम कर रहे होते हैं ना, आपके पास लाइट बिजली नहीं होती, आप साथ वालों से कनेक्शन ले लेते हो। वो कहता है सर जी 10,000 आप दे देना, 10 मैं दे दूंगा। तो भाई ये भी एसेट की कॉस्ट का क्या बन जाता है बच्चों? बोलो शाबाश, साइट ओवरहेड्स। मेरी बात समझे हैं? अच्छा आप बिल्डिंग बन रही है, क्या बन रही है बच्चों? बिल्डिंग। आपने एक सुपरवाइजर रखा, क्या रखा? आपने कहा यार बिल्डिंग बन रही है, तुमने कोई और काम नहीं करना। वो कहता सर जी पूरी पूरी फैक्ट्री को मैंने देखना। आपने कहा ना ना, पूरी फैक्ट्री नहीं देखनी, उसके लिए हमने बंदा रखा हुआ है, तुमने सिर्फ ना ये जो हिस्सा बन रहा है इसको देखना है। अब वो जो हिस्सा बन रहा है नया वाला, वो जो साइड बन रही है बच्चों, जो काम हो रहा है उसको सिर्फ उसके पैसे दिए जा रहे हैं। ये उस बिल्डिंग की कॉस्ट का क्या बन जाएगा बच्चों? बोलो, पार्ट बन जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? आपको फर्क समझ आ रहा है बच्चों? एक है जनरल ओवरहेड, एक क्या है बच्चों? एक है साइट ओवरहेड। एक क्या है बच्चों? जनरल ओवरहेड। मेरे चांद क्या होता है? बोलो शाबाश। जनरल ओवरहेड का मतलब होता है यार बस जनरल खर्चे कर दिए हमने। साइड का मतलब ये है कि जी ये जो साइड बन रही है स्पेसिफिकली इसके लिए खर्चा हो रहा है। क्या मेरी बात समझ? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। शाबाश, इधर तक बातें समझ आई? एनी प्रॉब्लम बच्चों? एक बात और सुन लो बच्चों हम ना इंस्टॉलेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इंस्टॉलेशन के दौरान हमारे ओवर, अब सुनना जरा, इंस्टॉलेशन हमने की, हमें बिजली का बिल आता था पहले 2 लाख रुपया, अब आ रहा है 4 लाख रुपया। ये जो 2 लाख ऊपर वाला है ना, ये इंस्टॉलेशन के दौरान जो साइट ओवरहेड, सॉरी इंस्टॉलेशन के दौरान जो ओवरहेड इंक्रीज हुए, इससे भी कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। लिख लो शाबाश, लिख लो लिख लो लिखो। एसेट को इंस्टॉल करते हुए, इधर ही लिखना है इसके नीचे, ये 5वां पॉइंट बनेगा। एसेट को, बोलो शाबाश, एसेट को बोलो ना, एसेट को इंस्टॉल करते हुए, एसेट को अगर ओवरहेड्स इंक्रीज हुए, अगर ये इसको ना फिर हम जनरल ओवरहेड्स के अंदर ले लेंगे। अगर ओवरहेड्स इंक्रीज हुए तो इससे भी हमने एसेट की कॉस्ट का पार्ट, ओके बच्चों, तो इसे भी हमने एसेट की कॉस्ट का पार्ट, ओके बच्चों, ओए बोलो तो सही, बोलना ही कि तुसी
इससे भी हमने एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। ओके बच्चों, ओए आज के लेक्चर की समझ आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। आज असल में वो जरा लिखने वाला नंबर्स वाला काम नहीं हो रहा ना जी। अच्छा इधर देखो, ये समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है? अच्छा, इधर से बच्चे ना फिर अजम्पशन लेते हैं, खुद ही नतीजा खस करते हैं। सर थ्योरी वाला सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं या न्यूमेरिकल वाला? वो अच्छा, वो ना खुद बच्चे ना खुद, अच्छा उस साथ को इस बात का नहीं पता होता, उस बेचारे ने तो अपनी मेहनत से पढ़ाना है ना जी। वो क्या उसका नाम है, खुद अजम्पशन लेते हैं। अच्छा यार न्यूमेरिकल वाला सही पढ़ाते हैं यार, टैग लगा देते हैं, कर देते हैं बच्चे उस साथ में टैग, नहीं ये थ्योरी वाला सही पढ़ाता है, ये न्यूमेरिकल वाला सही पढ़ाता है। हाँ बाकी कभी गलत खबरें फैलाते हैं। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, 5वां पॉइंट आपने लिख लिया बच्चों? 5वां पॉइंट लिख लिया? क्या लिखवाया जरा बताएं, शाबाश। अच्छा बस करो जी। इधर देखें, इधर कोई बात नहीं यार, ज्यादा आपकी ये टिटो पार्टी, सीए वाले बच्चों की क्या टिटो पार्टी था यार, क्लास में ये कर लोगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर मैं गुस्सा नहीं करता, मुझे पता यार ये बेचारे फेड आए हैं, पहले लॉ की बातें सुनी है, टैक्स की सुनी है, वार 1 वालों ने मत सही है, ये फेडअप हुए हैं बेचारे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, अगली बात सुनो, या अल्लाह खैर जी। जनरल ओवरहेड, रेंट बिल्डिंग का रेंट देना, इंश्योरेंस पे करनी है, एक बंदा आपने फिक्स सैलरी पे रखा हुआ है, ये एग्जांपल है जी। ओए ऑनलाइन वालों, इन्होंने जनरल ओवरहेड की एग्जांपल पूछी है जी, वो परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या। इधर देखें, इधर अच्छा इधर देखें बच्चों, अब छोटी सी बात जरा गौर से सुनिएगा। कहता रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट, रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉर्ड करना, कॉस्ट का मतलब है खर्चा, इन कैरिंग अमाउंट का मतलब है एसेट जिस अमाउंट पे आपके पास पड़ा, ऑफ आइटम, ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, सीजिस का मतलब है रोक देना, क्या करना? सुन लो दोबारा सारी बात पढ़ने दो, अभी नहीं, अभी नहीं। कहता ये जो आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करी जा रहे हैं, अमाउंट ऐड करी जा रहे हैं, मौलाना करी जा रही हैं, ऐड करी जा रही हैं, ऐड करी जा रहे हैं, कहता रोक दें, सीज कर दें, क्या कर दें? कब? बताने लगे, when the item is in the, उस जगह और उस हालत, जरूरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय, ये ऊपर बात हमने की थी ना, मैनेजमेंट की चाहत पूरी होगी, मैनेजमेंट जिस हालत में, बोलो शाबाश, जिस हालत में उस एसेट को देखना चाह रही थी वो एसेट वैसे बन गया, अब रोक दो बच्चों। मैनेजमेंट की चाहत क्या हो गई? आधा घंटा पहले हमने मैनेजमेंट की चाहत पे काम करना शुरू किया, आधे घंटे बाद चाहत क्या होगी बच्चों? ऐसी होता है बच्चों, चाहत ऐसी पूरी होती है, ऐसी शुरू होती है, ऐसी खत्म हो जाती है, और टाइम आया हो जाता है दरमियान वाला, वो जो 2 साल है, 4 साल है, 5 साल है, तो लाइफ बच्चों टाइम आया नहीं करना। जो आपका जो टाइम है ना बच्चों, टाइम इज द की, टाइम इज द मनी, टाइम से ज्यादा कोई वर्थफुल चीज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये शुरू होती है खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता, साल 1.5 साल बंदे को वैसे ही ट्रैक पे आते आते लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? फिर आप कहते हैं डेप्रीसिएशन हो गई है, फलां हो गया, ये हो गया, अच्छा जी डेप्रीसिएशन तो यार इसकी हो गई है, ये तो सही है, ये डेप्रीशिएट, ये हो गया डेप्रीशिएट, ये जो काम 4-5 साल किए ना हो गया डेप्रीशिएट। देयरफॉर क्या बच्चों? ताहम कॉस्ट इंकर्ड इन यूजिंग, और इसको भी मैं जरा पेंडिंग कर देता हूं, इसको ऐसे आप भी ऐसे कर दें जैसे ये नहीं, ਉਹ ਦੱਸਦੇ हैं भाई तेनू टिप लाएंगे, मैंने पर नया कटा खोलोगे, इसको फिलहाल ए ऐसे कर दो, ए ऐसे जी, ऐसे लाइन लगा देना। अच्छा अब मेरी बात सुने, अच्छा वो जो उसने बातें की है ना, वो डिप्लॉइंग वो नीचे आ गई हैं, अब जरा सुनना बच्चों। कहता फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी। बच्चे ऊपर उसने कितनी बातें बताई थी आपको? 4-5, मजीद 4-5 3 बातें नीचे आ गई हैं, क्या मेरी बात समझे बच्चों की नहीं? ये वो बातें थी जो मैंने इधर से कटवाई हैं, वो नीचे लिखी हैं, ये सारी इधर आ जानी है। इधर देखो, कॉस्ट इंकर्ड, ध्यान से सुनना है बच्चों, ध्यान से, कहता कॉस्ट इंकर्ड while an item capable of operating in the manner intended
by management has yet to be brought into use or is operating at less than when full समझो मतलब इसका मतलब समझो बच्चों बड़े ध्यान से। कहता जी मैनेजमेंट की जो चाहत थी ना बच्चों, कहता मैनेजमेंट की चाहत अभी पूरी नहीं, और सारी चाहतें पूरी होती भी नहीं है दुनिया में। कहता मैनेजमेंट की जो चाहत है ना बच्चों, कहता एसेट वैसा ऑपरेट नहीं कर रहा, हमें कोई खर्चा करना पड़ गया। क्या करना पड़ गया? कहता वो बस मैनेजमेंट की चाहत को पूरा करने के लिए खर्चा किया, उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। कहता ऐसे खर्चे को कभी आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट, अगली बात सुनो, अगली बात सुनो, कहता और इज ऑपरेटेड एट लेस देन वन फुल। अब ये सुनो, आपका ख्याल ये था एक मशीनरी है, उससे हम यूनिट्स बनाएंगे कितने बच्चों? पहले साल में 50,000। कितने बच्चों? कितने बच्चों बोलो शाबाश। कहता यूनिट्स बने सिर्फ कितने? 40,000। कितने बने बच्चों? कहता ये एक किस्म का नुकसान है। क्या है बच्चों? इस नुकसान को एसेट की कॉस्ट में ऐड। क्या मेरी बात समझे? क्या ये बात समझ आई है आपको या नहीं? कॉस्ट इंकर्ड व्हाइल एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर, जैसे मैनेजमेंट की चाहत थी। सही है बच्चों? कॉस्ट इंकर्ड की है कैसे? जैसे मैनेजमेंट की चाहत थी उस वजह से। हैड येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज, कहता वैसे आप एसेट को अभी इस्तेमाल में लेकर ही नहीं आ सके, ये मतलब है अंग्रेजी का। और इस कहता इस्तेमाल में ले तो आए, कहता लेकिन अभी वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल, तो कहता ये इस तरह के खर्चे, ये वैसे ये पॉइंट मेरा नहीं आएगा, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए। क्या मेरी बात समझे बच्चों? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस व्हाइल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स आउटपुट बिल्ड्स अप। अब जरा ये मेरी बात सुनना बच्चों, इसमें 2-3 एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस का मतलब समझिएगा। अभी ना आपने इकोनॉमिक्स में शायद एक लफ्ज पढ़ा हो, मैच्योर। क्या बच्चों? जी, प्रोडक्ट मैच्योर फेज पे आ गई है। अब जरा ये सुनना बच्चों, हाँ जी, I2B में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में नहीं आपने पढ़ा? रिसेशन ये हाँ पढ़ा, मैं बेवकूफ जो है। इधर देखिए बच्चों, अब ये सुनना, कहता है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। क्या बच्चों? वाइल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इट्स कहता बिल्ड्स अप। अब सुनना बच्चों, आपको शुरू में क्या होने लग पड़े? नुकसान। क्या होने लग पड़े बच्चों? आपकी चीज ही नहीं बिक रही, आप खर्चे करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो। इसको धक्के से एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, रेंट पे करी जा रहे हो, इंश्योरेंस पे किए जा रहे हो। सही है बच्चों? ये नहीं कहना कि ये मेरा कैपिटल एक्सपेंस है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस ही है। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं? या मेरी बातें समझ रहे हैं बच्चों? अच्छा, अगली बात सुनो बच्चों, अगली बात सुनो। इनिशियल का मतलब होता है आगाज। क्या होता है बच्चों? आगाज में। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। इस लाइन को जरा काट दें थोड़ी देर के लिए। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस की और एग्जांपल, इस लाइन, ये पहले वाली जो थी ना, ये सबको मिला के मैंने एग्जांपल दी। अब इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस की आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप ना प्लांट को कर रहे थे इंस्टॉल। क्या कर रहे थे बच्चों? इंस्टॉल कर रहे थे। आगे बच्चों जिस जगह पे इंस्टॉल कर रहे थे ना, उधर क्या उसका नाम है जी, गाड़ी खड़ी थी, कुछ शीशा पड़ा हुआ था। सही है जी? वो गाड़ी डैमेज होगी या शीशा जो था ना वो टूट गया। क्या हो गया बच्चों? या कोई भी कीमती चीज थी, प्रीशियस आइटम थी, वो डैमेज होगी। क्या होगी बच्चों? अब ये नुकसान हुआ। क्या हुआ बच्चों? ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। क्या हो गया बच्चों? या प्लांट को इंस्टॉल करते हुए आग लग गई, अल्लाह ना करे, नुकसान है ना। इनिशियल ऑपरेशन के दौरान लॉस हुआ। कहता इस तरह के लॉस को कभी भी आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट मेरे चांद, क्या मैं समझा पाया हूं बात आपको? क्यों नहीं बनाना? अब मेरी बात गौर से सुने। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का लफ्ज हमने पढ़ा था, याद है मेरे चांद? अजमल याद है तुम्हें? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का लफ्ज हमने पढ़ा था, जरा माइंड में लेके आए, ऐसे ऐसे करें थोड़ा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के लफ्ज को जरा बच्चों माइंड के अंदर लेके आए। बच्चों डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये है, जिस जगह भी ये एसेट आएगा फला खर्चा तो होगा ही होगा, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। पूरी दुनिया में जिधर भी ये प्लांट इंस्टॉल हो रहा होगा, क्या शीशा टूटा करेगा? क्या उसका नाम है जी, गाड़ी डैमेज होगी? क्या 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 उसे कहते हैं जी, आग लगेगी? क्या दिल टूटे? सॉरी, ये नहीं होगा बच्चों। ये तो वन ऑफ, बस इधर हो गया बस, ठीक है। हर दफा ऐसा ना शीशा टूटेगा ना। सही है मेरे भाई जी? ये वन ऑफ है। क्या है बच्चों? ये वन ऑफ है। क्या है बच्चों? और सही है, ये खर्चा कहता है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ये सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस में लेके जाओ। कहां लेके जाओ? क्यों बिला वजह एसेट की कॉस्ट को बढ़ा रहे हो?
असल में हम किस अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं? आईएफआरएस वाली को। किसको? आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये यूनिफॉर्म पॉलिसी देता है। क्या देता है बच्चों? क्या मेरी बात समझे हैं? यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक जैसी पॉलिसी। क्या मेरी बात समझे हैं? ऐसे तो भाई इधर इधर आग लगी है, एक जगह शीशा टूटा है, एक जगह दिल टूटा है, एक जगह मेरे भाई गाड़ी डैमेज हुई है। कहता है ये तो टूटने वाली चीजें हर कंट्री की अपनी अपनी होंगी, अजीब अजीब मसाइल होंगे। कहता है इस तरह की कॉस्ट को आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। समझा पाए हूं बात? आगे आ जाए। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, और ये वो बात थी डिप्लॉइंग जो मैंने कटवाया। कहता है रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग एंटिटीज ऑपरेशन। ये बात शायद मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं बच्चों। इधर देखो, हमने अपने ऑपरेशन शिफ्ट करके लेके जाने हैं बच्चों, कहां? इधर से डीएचए में। इस तरह की कॉस्ट को बच्चों हम, बोलो शाबाश, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, ये ऑपरेशन हम एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहे हैं। अगर तो इंप्रूवमेंट हो रही है फिर ठीक है, नहीं है तो बच्चों हम कभी भी, बोलो शाबाश, रीऑर्गेनाइज करना। क्या करना? रीऑर्गेनाइज करने का मतलब मैं समझाता हूं, वैसे तो मैनेजमेंट वाले उस्ताद समझाते होते हैं, इधर सुनो मेरी बात। रीऑर्गेनाइज, मैं कहता हूं मेरी टीम के अंदर ना 10 लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चों? मैं कहता हूं यार ये 3 लोग ना सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं कहता हूं यार इनकी जिम्मेदारी है, मैं चेंज कर देता हूं। क्या कर देता हूं? क्या मेरी बात समझे? अच्छा, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं कहता हूं यार इसको मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, इसे 1,20,000 कर देता हूं मैं। क्या मेरी बात समझे? ये जितने भी खर्चे हो रहे हैं ये रेवेन्यू नेचर के हैं। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं बच्चों? क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं बच्चों? ये आसानी से इंशाल्लाह पहचान लेंगे आप। ये अब आपकी 5 चीजें ऊपर होगी जो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करनी। ये तो बहुत आसान है, आप देखेंगे ऐसे जवाब दे देंगे। ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, रीएलोकेटिंग, रीऑर्गेनाइजिंग। क्या बात समझे बच्चों? जी, इसका तो मुझे, इसके तो बस छोड़ें, इसको तो बस माइंड में रखना है। क्या बातें समझ पाए हैं बच्चों? अगर ये एग्जाम्पल आपने कर दी ना, इसका मतलब है पैसे वसूल हो गए हैं बच्चों। अगर एग्जाम्पल आपने कर दी ना, इसका मतलब क्या है बच्चों? पैसे। अच्छा, इस एग्जाम्पल को खत्म करने के फौरन बाद इंशाल्लाह हम जुमे की ब्रेक कर लेंगे। डन है बच्चों? जी, ये जी कहता कैल है, और चुप हुए। I2 सारे मेरे इधर आईटी वाले बैठे हुए हैं मरे जी। कहता कैलकुलेट द कॉस्ट एट विच मशीन शुड बी डेबिटेड। का मतलब आपने किस अमाउंट से, सुनो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो मैंने आपको कहा ना, कुछ बच्चे टैग लगाते हैं, साथ में थ्योरी वाला उस्ताद है, ये न्यूमेरिकल वाला उस्ताद है। इधर देखो बेवकूफो, शुड बी डेबिटेड। अगर इसका मतलब आपने समझा, इसका मतलब है जी आपको थ्योरी समझ आई है। शुड बी डेबिटेड का मतलब क्या है? रिकॉग्नाइज का पूछ रहा है या पूछ रहा है किस अमाउंट से रिकॉग्नाइज करना? हाँ, अमाउंट का पूछ रहा है बच्चों। देखो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हो गया तो हम इस पे आए हैं ना। वो कहता बताओ डेबिट कितने से करना। क्या बात समझे हैं? इधर वो रिकॉग्निशन नहीं पूछ रहा, कहता डेबिट। इसका मतलब है अमाउंट पूछ रहा, मेजरमेंट पूछ रहा। क्या पूछ रहा? अच्छा, शुरू में एसेट किस अमाउंट पर रिकॉर्ड होगा? हेलो जी, सारी रात रोंदे रहे, मोया नहीं मरे है बच्चों। हमने अभी क्या पूरा 1.5 घंटा लगा कर डिस्कस किया है। हम एसेट की क्या निकाल रहे हैं बच्चों? लिस्ट प्राइस कहां से आ गई बच्चों? खुदा का खौफ करो, लिस्ट प्राइस कहां से आ गई है बच्चों? ऐसे रख, मैंने कल भी बताया था, इधर कसम अल्लाह के अंग्रेज उस्ताद होता है, उसको अटैक हो जाना था कि 1.5 घंटा वो खपे, और उसके बाद बच्चे लिस्ट प्राइस कह रहे हैं। हमें इसलिए कुछ नहीं होता, हम भी अपने साधों के साथ ऐसे ही करते आए हैं, तो ये रीत चलती आ रही है, हम भी ऐसे ही करते थे, इसलिए हमें यूज टू है। इधर देखो बच्चों जी, ए न्यू मशीन इज परचेज बाय अरमान आंसुओं बह गए, जिस तरह का आपने जवाब दिया अभी। अच्छा, ये है जी लिस्ट प्राइस। अगर तो लिस्ट प्राइस है, बट ठीक है छुट्टी होगी, अभी जुमे की ब्रेक कर लेते हैं। और लिस्ट प्राइस नहीं है, ये 1000 किस्म की चीजें इसमें ऐड होनी है बच्चों। ये है लिस्ट प्राइस। कैलकुलेटर पकड़ लो जल्दी जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर पकड़ो। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना है बच्चों? 8 लाख में से 10% माइनस करें, 7,20,000 आ जाएगा। आगे बच्चों, जो स्मार्ट वर्कर्स है ना, वो बड़ा लेवल हो जाता है, वो कहता है 8 लाख सीधा इसको 90% से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी तो है ना, लेकिन बेहतर है 10% माइनस करो। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगी, ओए होए होए, सॉरी एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया बच्चों, अगर टैक्स के साथ ना रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल या एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल का लफ्ज नहीं लिखा तो फिर क्या करेंगे?
हमेशा assumption लेंगे इफ कॉस्ट। अच्छा मैं ये एफ ए आर के लिए बता रहा हूँ, टैक्स वगैरह के लिए आपको उस्ताद बताएंगे, ठीक है बच्चों, मैं नहीं उसका बता रहा, मैं सिर्फ किसका बता रहा हूँ, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन will always assume tax assume tax as a नॉन रिफंडेबल या नॉन ओके। और ठीक है बच्चों, बात समझ आई बच्चों? वो ठीक है, नहीं समझे ना आप? वो समझ गए हो? चलो इधर आओ फिर, लायबिलिटी इधर देख बच्चों, इंपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या नॉन रिफंडेबल। बच्चों कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड उड ना करो, अमाउंट्स बताओ जी। आर्किटेक्चर फी, अच्छा एंड पे जाके फिर एक ही दफा बता देना। चलो नॉन रिफंडेबल टैक्स ये बताओ जी। इनकम टैक्स वजह ऐड क्यों नहीं होगी? अच्छा एक चीज और भी नहीं बताई आपको, अच्छा इंश्योरेंस जो होता है ना ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। अगर आपने रास्ते की इंश्योरेंस करवाई है, कराची से लाहौर चीजें आ रही हैं, चीज की इंश्योरेंस नहीं, रास्ते की, कराची से लाहौर आने की इंश्योरेंस। अब ये रास्ते की इंश्योरेंस है, ये इसे कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये हमेशा कैपिटल एक्सपेंस है। इंश्योरेंस चाहे आप चीजों की करवाओ चाहे इंसानों की करवाओ, एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉयर करवाता है ना बच्चों, चीज की करवाओ, बिल्डिंग की, आपने क्या उसका नाम है, आपने फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवा ली, आपने प्लांट की करवा ली, आपने अपने एम्प्लॉयज की, हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस। ये वाहिद है जी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये हमेशा क्या होगा, ये लिख लेना कहीं। फी पे टू क्लियरिंग एजेंट, बच्चों ये तो आपने प्रोफेशनल फी पे की है ना जी। ऑक्ट्राई चार्जेस क्या होता है बच्चों, होते क्या हैं? इंपोर्ट ड्यूटी समझ लें आप इसे जी। अच्छा बच्चों ऐड होंगे लैंड प्रेपरेशन कॉस्ट, साइट प्रेपरेशन जी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एस्टीमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग विच कंपनी, या डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ देखा फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग द मशीन, ये नहीं होगा, ये ऑपरेशन वो नहीं होगा, इग्नोर कर दें इन। अच्छा एक और छोटी सी बात, एक आपको निशानी बता रहा हूं, एक तो है ना इंश्योरेंस, आपने फौरन कह दिया नहीं ऐड होना, एक आपको और भी निशानी बता रहा हूं, जिस भी एक्सपेंस के साथ पीरियड, टाइम पीरियड मेंशन हो जाए, क्या हो जाए, इंश्योरेंस फॉर द ईयर, लाइसेंस फी फॉर द ईयर, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट, हमेशा जिस भी खर्चे के साथ टाइम पीरियड मेंशन हो जाए हम उसे कहते हैं पीरियड कॉस्ट। क्या कहते हैं? हमेशा ये क्या होगा, और सही है, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, ये दोनों नहीं ऐड होंगे, याद रहेगा। सर आपने ऊपर तो इंश्योरेंस ऐड करवाया, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट करवाया बच्चों, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं होंगे, ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, ओके बच्चों। तो फिर कर लें ये टोटल कितना आता है। अच्छा ये है जी, इस अमाउंट से आप इसे डेबिट कर देंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या मशीन डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट, ओके। चलें वापस आए फिर इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको मैंने समझाना है और आपने घर से करके आना है, ये क्वेश्चन आपको समझाना है और आपने घर से करके आना है इंशाल्लाह। और उसके बाद हमने हा चेंज इन एन एस्टीमेट फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करना है, कल से नहीं, ये इंशाल्लाह 2:30 बजे आपको फ्री कर देंगे, 2:30 बजे वापसी आपने कोशिश करके 150-155 तक मैक्सिमम जी, 155 तक आ जाए ना, ठीक जी। अभी जी फिर सेकंड पार्ट में आते हैं, अल्लाह हाफिज।